जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं ग्रेट बुद्ध टीवी। मैं हूं संध्या सन। वैसे तो नतीजे 23 मार्च से पहले ही चुनावों के बारे में बता दिए गए थे ग्रेट बुद्ध टीवी पर भी और तमाम मीडिया चैनल पर भी, लेकिन जैसे ही 23 मई को नतीजे आए चुनावों के, तो उस वक्त मैंने काफ़ी लोगों से बात करने की कोशिश की कि कौन जो हुआ, हम लोगों ने वोट दिया है, वो वोट कहाँ गया, उसकी जवाबदेही कौन देगा। यकीन मानिए 10 लोगों को फ़ोन मिलाया, किसी इंसान ने मुझे इंटरव्यू या बाइट देने से मना कर दिया। उस वक्त मैंने जिसकी बाइट ली, जिस इंसान का इंटरव्यू किया, वो शख्स थे एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी, जो इस वक्त हमारे साथ है। साथियों, आज हम हैं जंतर मंतर पर। यहाँ एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। जो सवाल देश की पूरी जनता की निगाहों में है, ज़बान पे है कि अगला ऐसा कौन व्यक्ति है। बस इस वक्त आप देखें तो कोई मीडिया की, ना तो कोई टीआरपी बढ़ रही है टीवी मीडिया की, ना कोई यूट्यूब चैनल की वीडियोस चल रही है, क्योंकि हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये जितने भी नेता हैं ईवीएम के विरोध में क्यों नहीं उतर रहे, क्यों नहीं ये चुनाव जो अवैध, ये बेईमानी से जो पूरा चुनाव गढ़ा गया है, क्यों नहीं कोई भी नेता इसके खिलाफ बोल रहा, कोई आवाज़ ये क्यों नहीं उठा रहा है कि चुनाव रद्द हो और दोबारा हो। तो आज यहाँ जो धरना प्रदर्शन हुआ, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में इनकी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष के माध्यम से आज यह धरना प्रदर्शन हो, उसका एक ही मांग थी, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, बैलेट पेपर लाओ और चुनाव रद्द करो और इस चुनाव को दोबारा तरीके से, वैध तरीके से बैलेट पेपर से कराया जाए। तो यही सवाल हमारे साथ रहेंगे कि अगर सरकार, हम भानु प्रताप सिंह जी से पूछेंगे कि अगर चुनाव, ये जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया गया है, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका ग्रेट बुद्ध टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, अगर ये मांगे नहीं पूरी होती तो हमारा एक ही है मकसद, हम लड़ेंगे और जब तक ये जो 2019 के चुनाव हैं ये रद्द नहीं किए जाएंगे और इसके बाद में इस सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और दोबारा से चुनाव नहीं होंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारा ये संघर्ष किसी भी हालत में रुकेगा नहीं जब तक दोबारा चुनाव नहीं हो जाएंगे और वो चुनाव भी ईवीएम पूरी तरह से खत्म होके बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। ये हमारा प्रण है। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, वैसे जितना मुझे मालूम है, वो देश भर में चल रही है, कई स्टेट्स में उसके प्रतिनिधि हैं और आप इलेक्शन भी लड़ते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बसपा सपा उस स्तर की, तो उस स्तर के नेता नहीं निकल कर आ रहे हैं। उन्हें के जहन में डर है या किसी चीज़ का लालच है, वो लोग नहीं निकल कर आए हैं। वो कौन सी हिम्मत आपको देते हैं जो आप इस बारे में बार बार विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जो हिम्मत है वो है मेरी जिम्मेदारी, ये मेरा कर्तव्य है। तो क्या आप वो उन लोगों के, हमारे बहुजन समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी शायद मेरे से भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि वो तो सत्ता में रहे हैं। बहुजन समाज ने उनको सत्ता में पहुंचाया है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब बहुजन समाज लुट रहा है, पिट रहा है, उसका मत लूट लिया जा रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में उसको बिल्कुल बुरी तरह से दफन किया जा रहा है, उसको नौकरी नहीं है, उसके पास जमीन नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, उस समाज ने जब उनको जिताया, उन पार्टियों को, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तो क्या हम भी नहीं निभाएं? वो निभाएं या ना निभाएं ये उनका मसला है। हम अपनी जिम्मेदारी अपने समाज के प्रति, इस देश के प्रति, इस देश के हर नागरिक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम ईवीएम के खिलाफ तब तक संघर्ष करेंगे जब तक ईवीएम पूरी तरह से बंद नहीं हो जाएगी और बैलेट पेपर से चुनाव शुरू नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये जो नेता हैं इन्हें किस बात का डर है? क्या इन्हें इस बात का डर है कि मोदी शाह की जो सरकार है ईडी का प्रयोग करेगी, जो ये सरकार है इनकम टैक्स का प्रयोग करेगी, सीबीआई का प्रयोग करेगी? क्या ये उनसे डरे हुए हैं? अगर वो इनसे डरे हुए हैं तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए।
क्योंकि डर के कभी भी राजनीति नहीं हो सकती। जो नेता डरेंगे वो समाज का भला क्या करेंगे, वो समाज का कभी भी कोई भला नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वो डर रहे हैं तो सिर्फ वो अपने लिए जी रहे हैं कि कहीं वो जेल ना चले जाए, कहीं उनके घर पे छापा ना पड़ जाए, कहीं जो उन्होंने बचा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, वो पकड़ में ना जाए। अगर यही इस बात के लिए वो लड़ रहे हैं और इसी बात के लिए नेतागिरी कर रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि उन्हें नेतागिरी छोड़ देनी चाहिए। अन्यथा उन्हें सबसे पहले बाहर आके ये लड़ाई लड़नी चाहिए थी। और आने वाले जो 3 महीने बाद जो चुनाव शुरू होंगे, 4 राज्यों में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से जो ममता बनर्जी की सरकार है, ये केंद्र सरकार जिस तरह से लगातार वह दंगे करवा रही है, वहां पे लड़ाई करवा रही है, उस सरकार को पर लगातार परेशान कर रही है, काम नहीं करने दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और उसके बाद इन 4 राज्यों के साथ ही वहां पर भी चुनाव कराकर ईवीएम के माध्यम से अपनी सरकार बनाएंगे। तो इस हालत में इन सारे विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा आना चाहिए। ममता जी वहां लड़ रही हैं, हमारा हर तरह का सहयोग ममता बनर्जी जी के साथ में है और भी जो साथी लड़ रहे हैं उनके साथ में है। जो घरों में बैठे हैं उनसे निवेदन है बाहर निकल के आए, वरना वो तो चाहे आपको माफ करें ना करें, लेकिन इस देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि आप इन्हीं के लिए इलेक्शन में लड़कर जीत कर आए थे, इन्हीं के लिए आपने पार्टी बनाई और आपने कहा भी था कि आप जनता के लिए काम करेंगे। तो जनता के लिए जब काम करने की बात है, उसके लिए लड़ने की बात है, तब घरों में क्यों डूब के बैठे हो? लड़ने का मौका अब है। अगर अब नहीं लड़े तो यह सरकार, मोदी शाह की सरकार, आने वाले ज्यादा से ज्यादा 1 साल में इस देश की जनता को, सारे नेताओं को इस काबिल कर देगी कि वो लड़ने के काबिल ही नहीं रहेंगे, लड़ ही नहीं पाएंगे। तो अभी लड़ने का समय है। जिस साथी को लड़ना है अभी लड़ना है, कंधे से कंधा मिला के लड़ना है, वरना इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। देश का SC ST OBC माइनॉरिटीज या पूरा देश जो भी बैलेट पेपर के पक्ष में था, जो चैन से जीना चाहता था, वो इस वक्त सबके जहन में एक ही सवाल है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आवाज़ उठाए कि चुनाव रद्द हो और ईवीएम बैन हो। तो ऐसे में जो सब पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी जो पीछे खड़ा था इन चुनावों में, बहन कुमारी मायावती जी के पीछे खड़ा था, आज वो बोलती हुई भी नज़र नहीं आती हैं, ना उनका कोई बयान आता है। डॉक्टर पायल तड़वी भी एक्सपायर हो जाती है, उनके साथ भी दुर्घटना घटती है, उसके बाद भी कोई बयान नहीं आता और आंदोलन करने तो दूर की बात है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो इस आंदोलन में सहयोग करेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। जो जिस तरह के उनके बयान हैं और अभी गठबंधन को जिस तरह से उन्होंने तोड़ा है बिना किसी बात के, मुझे नहीं लगता कि वो सड़क पर आएंगे, मैदान में आएंगे। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उन्हें सड़क पे आना चाहिए, मैदान में आना चाहिए। लेकिन अफसोस कि वो मैदान में नहीं आ रही, बल्कि गठबंधन के विषय में भी जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो भी इस बहुजन समाज को बहुत बुरी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, बहुत दुखी उसने किया हुआ है। ये गठबंधन किसी हालत में नहीं टूटना चाहिए था। हर व्यक्ति यही चाह रहा था। 25 साल की इतनी बड़ी दुश्मनी वो खत्म हो गई थी, धीरे धीरे लोग साथ में आ रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, और इन्होंने एक झटके में सब कुछ बिखेर दिया। ऐसे नहीं होते हैं। गठबंधन में आपको जानना पड़ता है हमें किसका सम्मान किस तरह से करना है, और गठबंधन हम किस लिए कर रहे हैं? अपने लिए, अपने बचाने के लिए क्या? या हम जनता के लिए कर रहे हैं, समाज के भलाई के लिए कर रहे हैं? राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक नेता का अगर कोई भी गठबंधन होता है, व्यक्तिगत नहीं, समाज के लिए होता है, जनता के लिए होता है, देश हित में होता है, और आप उसे एक झटके में तोड़ दें, बिना किसी कारण के तोड़ दें। अगर आप कह रहे हैं कि यादवों ने, जाटों ने, मुस्लिमों ने आपको वोट नहीं दिए, 10 सीटें कहां से आ गई आपकी? पहले तो 2014 में 0 ही थी आपकी, तो आप किस तरह से कह सकते हैं? अगर ये शिकायत करते, अखिलेश यादव इस बात को शिकायत करते, तो समझ में आती कि भाई उन्होंने वोट नहीं दिए क्योंकि उनकी 5 सीटें आई, उनके तो जो भाई है वो हार गया, उनकी पत्नी हार गई। अगर शिकायत करनी थी तो उन्हें करनी, लेकिन उन्होंने नहीं की और माननीय बहन जी ने की है। तो ये उन्हें सोचना चाहिए कि जो भी फैसले लें, क्योंकि हर जो भी नेता है, उस नेता की हर बात का, एक एक शब्द का अर्थ इस पूरी दुनिया में निकाला जाता है। नेता को अपने मुंह से शब्द निकालने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि आप पर नहीं, इस देश की जनता पर, जो लोग आपके साथ में खड़े हैं, उन पर आपके इन शब्दों का, इन विचारों का, आपके इन कार्यों का क्या फर्क पड़ेगा। अगर जनता के अहित में वो बात है, अगर जनता के विरोध में वो बात जा रही है, तो नेता को किसी हालत में भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि नेता जनता की भलाई के लिए है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, उसकी भलाई देखने के लिए, उसकी रक्षा के लिए होता है, अपनी के लिए नहीं। अगर अपने लिए बनना है तो फिर काहे की नेतागिरी करनी है?
किसी चीज की कमी तो है नहीं किसी को भी। तो मैं ये मानता हूं कि उन्हें बहुत सोचना चाहिए, सड़क पर सबसे पहले उन्हें आना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं इस देश की जनता को, हर उस व्यक्ति को, 133 करोड़ नागरिकों को जो ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उनका हक छीना गया है, उनका मत छीना गया है, उन्हें विश्वास दिलाता हूं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। किसी नेता की आपको चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है, किसी के नेता के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ आइए, संघर्ष करिए हमारे साथ सड़क पर। हमारे साथ कितने ही साथी, अब नए नए साथी, इतने मजबूत साथी बाहर निकल कर आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो सब लोग देश के लिए, देश की जनता के लिए जी रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। ये सारी चीजों को छोड़ के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। ये लड़ाई न केवल हम जीतेंगे बल्कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और दोबारा से चुनाव कराएंगे, और ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे। चुनाव के दौरान जब खास करके आखिरी के कुछ चरणों के चुनाव थे तो कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, ईवीएम मशीन जगह जगह, कहीं ऑटो में तो कहीं किसी अधिकारी के घर पर, गाड़ियों में, बच्चों के हाथों में ईवीएम मशीन दिखाई दी। उसके बावजूद भी ये जो विपक्ष है वो चुनाव हारने के बाद भी ये कहता है गैर जाटवों ने वोट नहीं दी, गैर यादवों ने वोट नहीं दी। तो ये जो वक्तव्य है कि गैर जाटवों ने नहीं दी, गैर यादवों ने नहीं दी, ये आपको क्या लगता है कि ये ईवीएम को बचाने के लिए खुद भाजपा ने दिया है या इन लोगों का है? नहीं, निश्चित रूप से ये भाजपा का प्रचार है, जो उसका आईटी सेल है वो ये प्रचार कर रहा है अपनी इस बेईमानी को छुपाने के लिए कि लोगों ने वोट दिया है इसलिए। और दुर्भाग्य इस बात का कि आम पब्लिक अगर उनके बहकावे में आ जाए, ये उनकी भाषा बोलने लगे, तब तो कोई बात मैं मानता नहीं। लेकिन जब नेता और राष्ट्रीय स्तर के नेता, पार्टियों के नेता अगर इस तरह की भाषा बोले तो इससे बड़ा खतरा देश के लिए और इससे घातक बात कोई हो नहीं सकती है। उन नेताओं को तो कम से कम समझना चाहिए कि पब्लिक ने वोट दी है आपको। जिस 2014 में, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 2014 में जब मोदी की आंधी थी तब 38-39% वोट मिला, और अब जब उसकी आंधी नहीं है, पूरा देश विरोध में है और गठबंधन में है लोग, तब उसे 51% से लेकर 60% वोट मिलेगी। किसी हालत में संभव नहीं है। तो नेताओं को यह समझना चाहिए, और ये जो प्रचार किया जा रहा है इस प्रचार का काउंटर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए यही सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे उसे वोट मिल गई हैं। क्या उसे किसानों ने वोट दी हैं? क्या उन्हें बेरोजगार जो नौजवान हैं जिनकी संख्या आज ऑफिशियली 9 करोड़ से ज्यादा है, उन्होंने वोट दी है? क्या इन्हें जो वोट दी है, ये जो गठबंधन बना बहुजन समाज का, जो सारा दलित, मुस्लिम और बैकवर्ड इकट्ठा होकर जिसने वोट दिया, क्या इन्होंने वोट नहीं दी है? तो ये सारी की सारी चीजें केवल प्रचार के लिए हैं कि भैया दलितों में से जाटव को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उन्होंने वोट दिए हैं, और उनको बैकवर्ड में से यादव को छोड़कर बाकी उन्होंने बीजेपी को, किसी ने वोट नहीं दी है। ये केवल और केवल प्रचार है, और इस लूट तंत्र को जिसके माध्यम से सरकार बनी है, इसे छुपाने के लिए, ईवीएम की गड़बड़ी को छुपाने के लिए भाजपा के आईटी सेल द्वारा किया गया प्रचार है। हमें न केवल सावधान रहना है बल्कि इसका काउंटर करना है, और इसी जुबान में करना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। कांग्रेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस को अपने जो है आत्मविश्लेषण करना चाहिए, और कांग्रेस को यह करना चाहिए कि जो 12.5 लाख वोट उन्हें मिला, 12.5 करोड़ वोट उन्हें मिला है, आखिर उनकी लड़ाई तो लड़ेंगे वो, किसी और की ना लड़ें, उनकी तो लड़नी चाहिए। और उनके मन में क्या ये दर्द नहीं होगा कि वोट दी, कितने लोगों ने वोट दी और वोट निकली नहीं, ईवीएम के माध्यम से सारी वोट जो इधर से उधर हो गई और बीजेपी सरकार ने। तो कांग्रेस को सड़क पर आना चाहिए, कांग्रेस को ये सारी जो बातें हैं, बेकार की बातें, उन्हें छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, अगर कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं आई तो फिर यही माना जाएगा, जैसे बार बार ये हवा में ये बातें चल रही हैं कि ये पहले से ही सेटिंग है। बीजेपी ने जब ईवीएम के विरोध में आंदोलन चलाया था 2009 के बाद से लगातार, और फिर उन्होंने जीवीएल नरसिम्हा ने ईवीएम पर जो किताब भी लिखी कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, और सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला, तो वो इसीलिए था कि उन्हें पता लग गया था, जैसा वो बताते हैं कि कांग्रेस ने बेईमानी से ईवीएम के माध्यम से सरकार बनाई है। तो क्या ये बात सही मानी जाएगी अगर कांग्रेस नहीं आई जाएगी, मैदान में नहीं आएगी, कि भैया 10 साल उन्होंने चला ली और अब इनकी सेटिंग है 10 साल बीजेपी चलाएगी? तो इस मिथ को तोड़ने के लिए, इस झूठ को खत्म करने के लिए कांग्रेस को सड़क पर आना पड़ेगा। अपने कोप भवन से बाहर निकल के आओ, सड़क पर लड़ाई लड़ो, लोग इंतजार कर
रहे हैं आपके पीछे खड़े होने के लिए, कम से कम आओ तो सही। किस बात का डर है आपको? क्या है आपके पास जिससे तुम डर रहे हो? और क्या है इनके पास जिससे तुम्हें डरा रहे हैं? क्या इनके तोप तमंचों से डर रहे हो? क्या इनकी गुंडागर्दी से डर रहे हो? किस बात का डर है आपको? हम नहीं है मैदान में। अगर हम इनके खिलाफ खुश के बोल रहे हैं, क्या हमें इस बात का वो नहीं है कि हमें मार देंगे? देखें वाला कितना मारेंगे, कितने लोगों को मारेंगे ये लोग। इसलिए मैदान में आना पड़ेगा, लड़ाई मैदान में लड़नी पड़ेगी। और लड़ाई हौसले से लड़ी जाती है, लड़ाई विवेक से लड़ी जाती है, बुद्धि से लड़ी जाती है, और लड़ाई बिना डर के निडर होकर मैदान में खड़े होकर लड़ी जाती है। जो लड़ेगा लोग उसका साथ देंगे, जो नहीं लड़ेगा वही सवालों के घेरे में आ जाएगा। बहुजन समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज के लिए बहुत सीधा सीधा संदेश, जो भी प्रचार फैलाया जा रहा है बीजेपी के माध्यम से, उस प्रचार में नहीं आना। पूरे बहुजन समाज ने इकट्ठा होकर गठबंधन को वोट दी है। हमने भी गठबंधन को पूरी तरह से सपोर्ट किया और कहीं भी अपना एक कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, सिवाय इनर मणिपुर के। वहां से जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे संजम नंदेश्वर वो लड़े, बाकी कहीं हमने कोई खड़ा नहीं किया, गठबंधन को सपोर्ट किया। तो बहुजन समाज ने बड़ी मजबूती के साथ में इकट्ठा होकर गठबंधन को वोट दिया। अगर हारे हैं तो ईवीएम की वजह से हारे हैं, इसमें गठबंधन का या बहुजन समाज का कोई वो नहीं है दोष। और बहुजन समाज को अब ये समझ लेना चाहिए, ये लड़ाई तुम्हारी है, ये लड़ाई तुम्हारे हर भाई और तुम्हारे हर बच्चे की है, हर बेटे की है, हर बेटी की है। अगर तुम नहीं लड़ोगे लड़ाई तो तुम्हारी लड़ाई दूसरा कोई लड़ेगा नहीं, और अगर तुमने नहीं लड़ाई तो तुम्हारी बर्बादी होनी तय है, क्योंकि इनके निशाने पर केवल और केवल बहुजन समाज है। और बहुजन समाज में भी विशेषकर जो लोग इनके निशाने पर हैं, वो दलित समाज और वो मुस्लिम समाज और ये पिछड़ा समाज, ये सारे के सारे निशाने पर हैं। तुम्हें बर्बाद किया जाएगा और इसकी कहानी उन्होंने शुरू कर दी है, जैसे उत्तर प्रदेश में करने जो जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक न्यूज निकली है, जो उसमें मैंने देखी है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में है, जिसमें लिखा गया कि आगे जो आरक्षण देंगे उत्तर प्रदेश में, वो दलितों में भी दलित, अति दलित और महादलित, इन तीनों कैटेगरी में बांट के देंगे। और ठीक इसी तरह से जो बैकवर्ड समाज का है उसमें भी ओबीसी, वो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और महापिछड़ा वर्ग, ये बंटवारे इन्होंने कर दिए हैं। और एक और चीज जो हमारी जानकारी में सुनने में आई है, वो यहां तक है कि मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति से अब ये जिले में जा जाके इनकी रणनीति ये पूछेंगे, 30 साल का सर्टिफिकेट दो कि तुम इसी देश में रह रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें इस बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए हैं। अगर आप नहीं समझे तो बर्बाद होना निश्चित है, और अगर अब नहीं खड़े हुए आकर तो आगे लड़ने के काबिल भी नहीं रहोगे। इकट्ठा हो जाओ, साथ आ जाओ, अपनी लड़ाई लड़ लो, ईवीएम को खत्म करा लो और अपनी सरकार बना लो, और अपने भी अच्छे लोगों की सरकार बना लो, जब ही तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। यही मेरा आपको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी। सब तरह का विश्लेषण आपके सामने हो चुका है। सड़कों पर तो आपको आना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई रास्ता ही नहीं है। तो बने रहें ग्रेट बुद्धा टीवी पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगले इंटरव्यू का, भानु प्रताप जी के अगले इंटरव्यू का इंतज़ार करें। बने रहें ग्रेट बुद्धा टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। थैंक यू।